हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मेडिकल रिव्यू कोलकाता में। और मैं आप लोगों को आज जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारा पेशेंट मेरे को कॉल करता है, मेरे को कॉल करके पूछते हैं कि सर आप जो ट्रीटमेंट लिए हैं वो मेरे को बताइए। और आपको एच पाइलोरी था, आपको गैस्ट्राइटिस था, उसके बारे में आपको क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, मतलब होते थे, उसके बारे में आप बताइए। और आप कैसे सर ठीक हुए वो उसके बारे में आप लोग बताइए। और मैं उन लोगों को एक ही चीज़ बोलता हूँ, सर आप जो है अम, एक स्टूल रूटीन टेस्ट कीजिए और स्टूल एंटीजन टेस्ट कीजिए। जो चीज़ गैस्ट्राइटिस के लिए ज़िम्मेदार है उसको आप जो है पहले मैं उन लोगों को बताता हूँ कि आप जो है वो पहले टेस्ट करके जो है कंफर्म कीजिए। क्योंकि वो अगर टेस्ट करके आप लोग नहीं कंफर्म करेंगे तो उसका असली कारण जो है पता नहीं चलेगा। सबसे पहली बात तो है गैस्ट्राइटिस अभी जिन लोगों को होता है उसमें देखा गया है कि कुछ जो है टेस्ट करने के बाद, एंडोस्कोपी करने के बाद, यूरियास भी टेस्ट करने के बाद, जो गैस्ट्राइटिस डिटेक्शन का टेस्ट है, ये टेस्ट करने के बाद जो है ज़्यादातर पेशेंट को जो है डिटेक्ट हो जाता है। बट बहुत सारा पेशेंट जो है हिडन में चला जाता है। हिडन मतलब ये कि उन लोगों को प्रॉब्लम तो होता है, प्रॉब्लम तो उन लोगों को होता है, बट जो है कोई डायग्नोसिस नहीं होता है, प्रॉपर डायग्नोसिस जिसको बोलते हैं वो नहीं हो पाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ता है? तो उसके लिए मैं उन लोगों को ये बोलता हूँ कि सर आप जो मेडिसिन ले रहे हैं, आप जो मेडिसिन कंटिन्यू कर रहे हैं गैस्ट्राइटिस का, उसको लेते लेते अगर आप कोई टेस्ट करोगे तो ये इन्फेक्शन जो है बहुत ही हार्ड टू डायग्नोसिस होगा। क्यों हार्ड टू डायग्नोसिस ये इसलिए होगा, इसके पीछे एक लॉजिक है, वो लॉजिक मैं आप लोगों को समझाऊंगा। और आज का जो टॉपिक है, आज यही टॉपिक है, क्यों डायग्नोसिस करने के बाद भी डायग्नोसिस नहीं होता है, ये क्यों आँख के सामने नहीं आता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि ये जो चीज़ है, ये सब रिसर्च करने के बाद, ये मैं स्टडी करने के बाद ये मेरे को पता चला है कि जिन लोगों को डॉक्टर टेस्ट करते हैं, एंडोस्कोपी करते हैं, फिर भी उन लोगों को नॉर्मल आता है, प्रॉब्लम फिर भी जो है उन लोगों को है, परसिस्टेंस प्रॉब्लम है, उन लोगों को मेडिसिन ले रहे हैं, ठीक ठीक रह रहे हैं, फिर मेडिसिन छोड़ दे रहे हैं, जैसा कि एज इट इज़ हो जा रहा है। तो पेशेंट का ऐसा कंप्लेन, बहुत कंप्लेन है, बहुत कंप्लेन आता है, मेरे पास आता है, डॉक्टर के पास आता है। तो उन लोगों को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि सर आप लोग जो है, आप लोग पहले ये जो मेडिसिन आप लोग ले रहे हैं उसको टोटली स्टॉप कर दीजिए। स्टॉप कर दीजिए। स्टॉप करने के बाद मिनिमम 15 to 20 डेज़ का एक गैप दीजिए। 15 to 20 डेज़ का एक गैप देने के बाद जो है आप फिर से रीटेस्ट करवाइए। और रीटेस्ट करवाइए तो उसके पहले कोई भी एंटासिड, एंटीबायोटिक और काइंड ऑफ मेडिसिन, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक मेडिसिन मत लीजिए। क्योंकि ये सब जो मेडिसिन है, ये जो इन्फेक्शन है इसको सप्रेस कर देता है। काइंड ऑफ इन्फेक्शन, जो भी इन्फेक्शन रहता है, जियार्डियासिस, एमियोवियासिस, जो भी एच पाइलोरी इन्फेक्शन है, तो हर तरह का इन्फेक्शन को ये स्टॉप कर देता है। तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग जो है इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए। और ये जैसे आप लोग मेडिसिन ले रहे हैं तो उसको थोड़ा सा स्टॉप करके, जस्ट 15 दिन का ही तो बात है, 2 वीक्स का ही बात है, तो उसको थोड़ा सा स्टॉप करके आप लोग जो है इसका प्रॉपर तरीक़ा से डायग्नोसिस कीजिए। डायग्नोसिस होने के बाद क्या करेंगे? सर डायग्नोसिस होने के बाद आप लोग ये कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो है, एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया है। एच पाइलोरी जो भी है, एमीबियासिस जो भी है, जियार्डियासिस जो भी है, ये बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, पैरासाइट जो भी आप बोलते हो वो है। मतलब ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसको कैसे ट्रीट करें? सबसे पहली बात तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ 14 डेज़ या 7 डेज़ या 10 डेज़ या 5 डेज़ का जो कोर्स है, एंटीबायोटिक का कोर्स है, उससे नहीं जाएगा भाई साहब, उससे नहीं जाएगा। इसके लिए एक प्रॉपर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट रहना चाहिए और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट देना चाहिए। वो कैसा ट्रीटमेंट होगा? वो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, एज़ पर डॉक्टर डायरेक्शंस, एज़ पर फिजिशियन डायरेक्टेड। वो लॉन्ग टर्म थोड़ा सा हो सकता है।
या फिर उसको ब्रेक करके भी दे सकते हैं, एज़ पर डॉक्टर फिजिशियन रिकमेंड जैसे करते हैं वैसे करके उनको उनका सलाह से लेना चाहिए। और ये जो प्रॉब्लम फेस आप कर रहे हैं, आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो इसका पीछे जो कारण है, ये एक बैक्टीरिया का कारण हो सकता है, और दूसरा हो सकता है कि कोई किसी का हाइटियस हर्निया है, किसी को जियोलिंगर इरोशन है, ऐसे से कुछ डिफ़िकल्ट सा प्रॉब्लम हो सकता है, किसी किसी का पॉलिप्स है, ट्यूमर्स वगैरह है। तो वो चीज़ यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू इन्वेस्टिगेट दैट। ये सब करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि आपको इन्फेक्शन है, एच पाइलोरी इन्फेक्शन डिटेक्ट हुआ है, तो उसको ये प्रॉपर ट्रीटमेंट से, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट जो है, प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट से इसको क्योर करना पड़ता है। इसलिए लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट दिया जाता है, इसलिए लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट दिया जाता है क्योंकि जो अ, जो बंदा है तो उन लोगों का जो इन्फेक्शन हो जाता है वो बहुत क्रॉनिक हो जाता है। पेट में उनका इन्फेक्शन बढ़ जाता है। इन्फेक्शन बढ़ना मतलब बैक्टीरिया बढ़ना। बैक्टीरिया मतलब वो बैक्टीरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें लाइफ है, वो बच्चा पैदा करेगा, उसमें वो रिप्रोडक्शन करेगा, वो वहाँ पे नंबर ऑफ बैक्टीरिया बढ़ाएगा। उसको रोकना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। तो उसको कैसे रोकेंगे? जो एंटीबायोटिक है, जो 14 डेज़, जो 15 डेज़, जो 20 डेज़, जो 10 डेज़, जो 5 डेज़ का कोर्स देते हैं, तो उसमें वो बच्चा नहीं मरता भाई साहब, वो बच्चा नहीं मरता। वो एडल्ट तो मर जाता है, बच्चा नहीं मरता। तो बच्चे को मारने के लिए बच्चा जो है, बच्चों को, जो बच्चा बैक्टीरिया है, तो उसको एक शेल में कवर्ड मतलब सेल में वो सुरक्षित रहता है। तो उसमें जो एंटीबायोटिक है वो उसमें घुस नहीं पाता है, पेनिट्रेशन नहीं हो पाता है, तो वो एंटीबायोटिक का असर नहीं होता है बच्चे में। तो उसको कैसे मारते हैं? तो उसको ऐसे मारते हैं कि कुछ दिनों बाद जब अब वो शेल से बाहर आएगा, एडल्ट होगा, तब जाके उसको एंटीबायोटिक दे के उसको मतलब डिस्ट्रॉय करना है, किल करना है। इट मे बी डीएनए जाइडेस, इट मे बी सेल डैमेज करके जो एंटीबायोटिक का काम करता है वैसे करके भी हो सकता है। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो ये जो है लाइफ का बेसिक एलिमेंट है। ये जब बेसिक एलिमेंट को जैसे डिस्ट्रॉय करके कुछ एंटीबायोटिक काम करता है, कुछ एंटीबायोटिक काम करता है सेल मेम्ब्रेन जो है उसको डिस्ट्रॉय करके, उसको मार के, मतलब उसको डिस्ट्रॉय करके काम करता है। तो जब ये एंटीबायोटिक काम करेगा मतलब एडल्ट्स में भी, और बच्चा जो है मतलब शेल में रहता है उसमें तो काम नहीं कर पाता है। ये एंटीबायोटिक जब काम करेगा टोटली, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म लेने के बाद, तब आपका इन्फेक्शन जाएगा, तब बच्चा भी मरेगा, एडल्ट भी मरेगा, तब जाके आपका इन्फेक्शन ख़त्म होगा। सिर्फ इन्फेक्शन ख़त्म होने से ही डिजीज़ ठीक नहीं होता है, क्योंकि इन्फेक्शन ख़त्म होने के बाद वो बैक्टीरिया जो टॉक्सिन्स दिया है बॉडी को, उसको फ्लश आउट करना बहुत ज़रूरी है। उसको फ्लश आउट कैसे करेंगे? तो उसके लिए कुछ सपोर्टिव हर्ब्स है, उसके लिए कुछ सपोर्टिव योगा है, उसके लिए कुछ सपोर्टिव थेरापी है, वो भी लेना पड़ेगा, फिर जाके यू विल बी क्योर्ड। जिन लोगों का इन्फेक्शन रहता है, पेट में प्रॉब्लम रहता है, उन लोगों का जीभ देखना, आप मेरा जीभ देखिए, एकदम पिंक है। उन लोग का जीभ देखना वाइट कोटेड रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे पता चलता है कि इन्फेक्शन है, इन्फेक्शंस के पेट में है। और जिन लोगों का जीभ में प्रॉब्लम नहीं है, उन लोगों का मे भी इन्फेक्शन हो सकता है, बट थोड़ा छोटा इसमें है, बट दूसरा प्रॉब्लम भी हो सकता है उसमें, मे बी हाइटरसानिया, मे भी दूसरा प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो वो फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो टेस्ट करना, डायग्नोसिस, प्रॉपर डायग्नोसिस करना, इन्वेस्टिगेट करना प्रॉपर, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए जो भी पेशेंट कॉल करता है, तो मैं उनको बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मेरा वीडियो ज़रूर देखे, मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर कीजिए न्यू इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। और अपना ध्यान रखिए, आईबीएस कोई बीमारी नहीं है, एच पाइलोरी जो है, इससे आप इसको जानिए, आईबीएस को जानिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। आईबीएस जो है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये इन्फेक्शन से कारण होता है। तो ये नॉर्मली कैटेगराइज कर दिया है कि ये भाई ये सिम्टम्स आए तो मतलब आईबीएस का नाम दे दो, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ जो है पेट से रिलेटेड है।
तो आप जो है इसका थोड़ा सा स्टडी कीजिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए, नॉलेज लीजिए, तो आपको असली चीज़ पता चलेगा। सब डॉक्टर भरोसे मत बैठे रहिए, खुद से भी थोड़ा सा नॉलेज वगैरह स्टडी वगैरह कीजिए। और स्टडी मतलब ये नहीं कि लोग ये बोल रहा है, आज लोग वो बोल रहा है, मेरे को ये खाना खाने के लिए बोला है पेट साफ़ हो जाएगा, वो खाने के लिए बोला है वो पेट साफ़ हो जाएगा। ऐसा नहीं, प्रॉपर स्टडी कीजिए। लगे तो बुक जो है बुक खरीद के लेके स्टडी कीजिए। नेट में बहुत सारे जर्नल्स है, जर्नल का स्टडी कीजिए। जो कोर नॉलेज है, कोर नॉलेज लीजिए। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, मैलएब्जॉर्प्शन क्या है, तो ये सब चीज़। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत दिनों के बाद आपसे आप लोगों से मुलाकात हुआ है, इन्फॉर्मेशन शेयर करने का मौका मिला है मेरे को। थैंक यू वेरी मच। इनकेस अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो नंबर तो है ही, कॉल कर सकते हैं। और जो है बहुत सारा पेशेंट मेरे को फ़ोन करता है, बहुत सारा पेशेंट मेरे को कॉल करके पूछते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे, तो मैं उन लोगों को अच्छे से बताता हूँ। फिर भी जो है वो लोग थोड़ा बहुत करके मेरे को बोलते हैं कि भाई ये मेरे को ठीक नहीं हो रहा है, डॉक्टर के पास मैं इतना पैसा, मेरे को सुन के बहुत ख़राब लगता है। भाई खुद का जो भी है, खुद थोड़ा सा स्टडी करो, खुद देखो, खुद स्टडी करो। वो बोलते कि डॉक्टर को मैं इतना पैसा दे दिया है, मैं सुइसाइड कर लूँगा, अभी मेरे पास पैसा नहीं है। तो मैं उन लोग को बोलता हूँ आप खुद देखो, आप खुद जो है स्टडी करो। मैं तो हूँ, इनकेस अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है मैं तो हूँ। डायग्नोसिस करो प्रॉपर, ठीक है। तो इनकेस अगर आप लोगों को कोई भी जानकारी चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मेरा ये नंबर दिया हुआ है और उसमें कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस, और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके और एक मेडिसिन का रिव्यू करेंगे। थैंक यू।